नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम एक खास जगह पर मौजूद हैं, शायद देश की सबसे ताकतवर ये जगह है जहां पर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का नतीजा जनता तय करने वाली है। 4 जून को ये पता चल जाएगा कि कौन सत्ता में होगा। लेकिन इन सब के बीच पहली बार चुनाव में शायद इतने प्रबल सशक्त तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत की विदेश नीति जम और खम के साथ एक तरह से एक मुद्दा बनती हुई दिखाई दे रही है। विश्वमित्र या विश्व गुरु, आज इन तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास मेहमान, देश के विदेश मंत्री हमारे साथ एस जयशंकर साहब। तालियों के साथ। रॉकस्टार जैसा वेलकम लगा जयशंकर जी। युवाओं में इनकी लोकप्रियता का कोई ठिकाना नहीं है। आप लोगों की कंपनी में है तो खुशी देखिए आज, मतलब इतना शायद किसी मेहमान का युवा इंतजार नहीं करते, पर हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उनका भी सवाल लें। पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि अब वोटिंग बहुत करीब है। 102 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग होने वाली है, उसमें तमिलनाडु में भी वोटिंग होगी। 400 पार का दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भर रहे हैं। लेकिन इस बार विदेश नीति को भी बहुत दमखम के साथ प्रधानमंत्री हर जगह पर उठा रहे हैं कि भारत मसल फ्लेक्स कर रहा है पूरे विश्व में, एक नए स्वरूप में भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। क्या ये भी एक इलेक्शन इशू है और क्या ये 400 पार कराएगा? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि 400 तो पार कराएगा मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी, देश के अंदर गारंटी, देश के बाहर गारंटी। अब इस चुनाव में विदेश नीति का क्या प्रभाव होगा, मुझे लगता जरूर होगा, क्योंकि पब्लिक में विदेश नीति के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, रुचि है। और इसका कारण है कि हम सब लोग और ख़ासकर युवा पीढ़ी जो है और ग्लोबलाइज हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि सबकी ज़िंदगी जो है वो फ़ोन से शुरू होती है, रात तक फ़ोन पे ही चलती है। सबको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सबके जो दुनिया में कुछ कोने में भी कुछ हो जाए उससे लोग जुड़ जाते हैं, कम से कम जानकारी तो प्राप्त होती है उनको। तो क्या होता है कि ग्लोबल अवेयरनेस जो है भारत में बढ़ चुकी और लोग पहचानते हैं कि दुनिया में अच्छी चीज़ हो, अवसर हो, चुनौती हो। जैसे कोविड, अब कहीं और से आया कोविड, पर आप ये देखिए, याद करिए कि कोविड ने हमारी ज़िंदगी को कैसे तबाह कर दिया। या आप कह सकते हैं कि आजकल लोगों को बाहर जाने का शौक़ है, टूरिज़्म के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, रोज़गारी के लिए जाते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि कि भारत में अब फॉरेन पॉलिसी जो है, विदेश नीति का एक महत्व हो, जो राजनीतिक चर्चा जो हो, इलेक्शन के बारे में बातें हो, तो इसमें इसका ज़रूर फॉरेन पॉलिसी का योगदान तो होगा। जो पृष्ठभूमि आपकी रही है उसमें राजनीति माइनस में रहती है, लेकिन आप राजनीति में आए उस अनुभव के साथ, और राजनीति में फुल फ्लेजेड आप नहीं कूदे। आपके विरोधी आपको चुनौती देते रहे, ललकारते रहे कि आओ तमिलनाडु से चुनाव लड़कर दिखा दो। क्या एस जयशंकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए इस बार आप जानते हैं कि बहुत सारे मंत्री थे जो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार हैं, और जो है ये अपना कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता, ये पार्टी का निर्णय होता है। तो पार्टी को लगा कि कुछ ऐसे भी मिनिस्टर्स हैं जिनको अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में, क्षेत्रों में जाना चाहिए, कि वो हो सकता है कि उनके मन में था कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र के साथ जुड़ जाएं तो पूरा अटेंशन वहीं चले जाएगा। तो पिछले कुछ मैं कहूँगा महीने में, मैं इसके पहले आज ही मैं पुणे से आया हूँ। 2 दिन पहले मैं मिज़ोरम था, उसके पहले राजस्थान था, उसके पहले केरला। जब लोग नामांकन भर रहे थे तो उस समय मैं केरल में था। तो कुछ मंत्री हैं जिनको जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश में जो भी हमारी उपलब्धियां हैं उसके बारे में प्रचार करें। कुछ हैं जो लोकसभा चुनेंगे, ये निर्णय पार्टी का है। 10 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। आप पर अगर छोड़ा जाए, आप में से कितने लोग सोचते हैं कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे एस जयशंकर? चलिए, मैं कल पार्टी हेडक्वार्टर जा रहा हूं, मैं बता दूंगा उनको। पर तमिलनाडु, आपको वाकई लगता है कि बीजेपी वहां पर सीटें जीत सकती है?
हाँ, देखिए मुझे लगता है कि तमिलनाडु में हम एक उत्साह देख रहे हैं, एक ऊर्जा देख रहे हैं जो पहले नहीं था। कि अभी आपने देखा होगा जब मोदी जी का रोड शो हुआ, जब उनकी कैंपेनिंग, उनकी रैलीज देखिए आप, तो उसमें जो वहाँ की जो टर्नआउट जो है, कहीं कुछ जरूर बदल रहा है वहाँ। वो फीलिंग तो है लोगों को, वो पल्स है कि तमिलनाडु जो पहले ज़्यादातर वहीं के पार्टियों को वोट दे, डीएमके या एडीएमके, उनके लिए यही दो विकल्प थे। तो अब हमें लगता है कि तमिलनाडु की पब्लिक जो है दोनों पार्टियों को पहचान चुकी है, उनकी सीमा भी जानती है, उनकी जो रिकॉर्ड भी काफ़ी अब अनुभव हो गया, करीब 50 साल से ज़्यादा। तो हमें लगता है कि अभी सिचुएशन ऐसा है कि भाजपा जैसे पार्टी और खासकर मोदी जी के नेतृत्व में, और वहाँ जो हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं अन्नामलई जी, उन्होंने भी बहुत उनके ऊर्जा के कारण मुझे लगता है कि वहाँ भी सिचुएशन काफ़ी परिवर्तन आया है। तो हमारे यहाँ अपेक्षा तो है जरूर। 39 सीटें हैं तमिलनाडु की और पहले दौर में ही वोटिंग वहां पर हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी इनरोड्स बना पाएगी। तमिलनाडु, केरल, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने कभी सीटें नहीं जीती हैं। ऐसे में आपको लगता है कि एक्सेप्टेबिलिटी, अभी तक बीजेपी को एक उत्तर भारत की पार्टी माना जाता है, आपको लगता है वहां पर जो भाषाई बाधा भी है, भाषा की, उन सबको पार करते वहां की जनता चुनेगी किसी को? मुझे लगता है कि देखिए, जो आप कह रहे हैं वो पहले जरूर ऐसी भावनाएं होंगी, ऐसे वहाँ भाजपा के बारे में सोच होगी, पर मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में भाजपा के बारे में और खासकर मोदी जी के बारे में, वो कोई अभी मोदी जी को माने उनको जो पूरी एक, मैं जैसे मैंने कहा, मैं अभी मिजोरम से आ रहा हूँ, वहाँ जो है वहाँ भी भाजपा का कोई ऐसा कोई बड़ा इतिहास नहीं है। और अगर आप पिछले इलेक्शन में भी देखें, जितने वोट हमें पड़े ज़्यादा नहीं पड़े थे, पर अब लोगों को लग रहा है कि मोदी जी जो हैं सबके हैं। तो उनकी जो इमेज जो है वो कि नॉर्थ इंडियन की नहीं है, वेस्ट इंडियन की नहीं है, गुजराती की भी नहीं, उनकी है एक पूरी नेशनल इमेज है। हर राज्य, हर क्षेत्र, हर प्रांत मानता है कि वो हमारे लीडर है। तो मुझे लगता है उसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो होगा। सर, क्या वही तमिलनाडु में आप लोगों को अपनी पैठ बनानी है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसी वजह से आपने कचतीवु का मैटर उठाया है? नहीं, देखिए, ये कचतीवु का विषय जो है, कभी कभी चुनाव के बीच में ना सच भी निकलता है, और मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको। 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा, समुंदर में सीमा तय हुआ था। इसमें पहले काफ़ी सालों से नेगोशिएशन हुआ, और इस सीमा में जब सहमति बनी तो कचतीवु जो है उनके साइड में पड़ा। 74 के बाद पार्लियामेंट में उस समय के विदेश मंत्री ने आश्वासन दी सरकार की ओर से कि हमारे मछुआरे जो हैं उनके हक में, उनके गतिविधियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले भी करते थे वो अभी भी करते आएंगे। वो हिस्टोरिक वाटर्स में इनका फिशिंग राइट्स अभी भी जारी होगा। 2 साल के अंदर उन्होंने एक एग्रीमेंट और किया, और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से माने कि हमारे लोग जो हैं, जो जहां पहले जाते थे वो अब भी जा नहीं सकते। ठीक है, ये एग्रीमेंट हो गए। 74 में हुए, 76 में हुए। अब प्रॉब्लम यह है, तब से 74 से डीएमके जो है पब्लिक में पोजीशन ले रहा था, संसद में ले रहा था, विधानसभा में ले रहा था, पब्लिक डिबेट में ले रहा था कि भाई हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये पूरा जो काम जो है केंद्र सरकार ने किया है, बिना पूछे किया है, और देखिए तमिलों का हित जो है इन्होंने बेच दिया। ये कांग्रेस उस समय में केंद्र के खिलाफ आरोप था, उस समय कांग्रेस थी। हाँ, अब ये कहते आए हैं, अभी भी कहते हैं। तो जब लोग पूछते हैं कि ये विषय अभी क्यों उठा, पिछले 2 साल 3 साल में मुख्यमंत्री स्टालिन ने मुझे 21 लेटर लिखे हैं इस पे, 21 लेटर, ये विषय उठाते हुए कि मछुआरों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय हो रहा है क्योंकि केंद्र सरकार जो है उनके नीतियों के कारण, उनके निर्णयों के कारण। अब हकीकत तो ये है
कि 73 के बाद 1 साल पहले केंद्र सरकार ने उस समय के डीएमके के मुख्यमंत्री को फुल ब्रीफिंग दी थी, और वो स्टालिन के पिताजी थे, करुणानिधि जी थे। उनको पूरा बताया। 74 में अग्रीमेंट करने के पहले एक ब्रीफिंग और दी, और उस समय उन चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई मैं सहमत तो हूँ, पर आप जानते हैं इसमें पॉलिटिकल, इसमें इसके कुछ राजनीतिक इम्पैक्ट होगा, तो मैं आपको पब्लिक में सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं पब्लिक ओपिनियन को मैनेज करूंगा आपके लिए, पर पब्लिक में मैं कुछ और कहूंगा, पर मैं सहमत हूं। तो हम जो हैं तमिलनाडु के जो वोटर जो हैं, तमिलनाडु के पब्लिक को जाननी चाहिए कि आज डीएमके जो है डबल स्पीक की पार्टी है, कि ये दो मुंही पार्टी है। ये संसद में कुछ कहते हैं, कमरे के अंदर कुछ कहते हैं, तमिलनाडु में कुछ कहते हैं, असली जो फैक्ट्स हैं कुछ और है जी। लेकिन तो ये पॉलिटिकल इशू है, ये रिकॉर्ड का इशू है, ये क्रेडिबिलिटी का इशू है। तो जब अब फिर से पब्लिक वोट करने जाएगी, उनको कम से कम पता तो होना चाहिए कि भाई हम ये कैसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अगर डबल स्टैंडर्ड ले तो शायद उसमें सवाल जरूर खड़े होंगे। लेकिन एमईए की जो विपक्ष बार बार सामने रख रहा है, 2015 का रिप्लाई जब एमईए ने ये कहा था कि वो बेसिस ऑफ विच यू वर अटैकिंग कांग्रेस, उसमें वो साफ कह रहे हैं कि ये श्रीलंकन साइड में है और ये इट इज ऑन द श्रीलंकन साइड ऑफ द इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। नहीं देखिए, उसका क्या, नहीं वो आरटीआई सही है या नहीं, ये नहीं, आरटीआई? ऐसा है जो भी एमईए ने कहा, क्योंकि उस टाइम मैं एमईए का भाग तो था, मैं देश में नहीं था, मैं बाहर उस टाइम राजदूत था, अमेरिका में था, पर कोई बात नहीं। एमईए जो कहेगी, जो केंद्र सरकार ने 74 में किया और 76 में किया, वो एमईए की पोजीशन वही होगी ना जो कांग्रेस की पोजीशन थी। हम एमईए की पोजीशन या एमईए की पोजीशन ना हो उसके बारे में बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि डीएमके की पोजीशन जो है कमरे के अंदर कुछ और है, संसद में कुछ और है, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये सच निकलना चाहिए। कचथिवु का मामला हो या फिर पीओके को लेकर बहुत बार बयान दिए जाते हैं, बिना युद्ध के लिए जा सकते हैं ये चीजें। क्या कूटनीति इन हिस्सों को वापस हिंदुस्तान का हिस्सा बना सकती है? नहीं देखिए, अगर मैं साफ साफ जवाब दूं, क्या होता है कि आप इनकी बात कर रहे हैं, लोग कभी कभी विभाजन की बात भी करते हैं कि देखिए भारत क्या हुआ, हमारे इतिहास में क्या हुआ, कुछ चीज़ें हो जाती, पर क्योंकि एक तो मैं इन दोनों विषय को मैं नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि जो आप एक तो आप जानते हैं कच्चितिबु तो सब जुडिस मैटर है। हाँ, जयललिता जी जो हैं उनको इस विषय को कोर्ट में ले गए, और अभी हमें जो है केंद्र सरकार किसी को भी जो जिम्मेदारी के पोजीशन में है उनको कच्चितिबु के बारे में कुछ कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। जो पीओके जो है ये एक बिल्कुल अलग विषय। पीओके पर पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि भारत जो है कभी भी नहीं मानेगा कि पीओके भारत का अंग नहीं है। तो ये हमारी पोजीशन है, ये नेशनल पोजीशन, और ये नेशनल पोजीशन, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मेरा खुद अनुभव है पिछले कुछ सालों में। एक समय था कि हमारे देश में ही लोग पीओके भूल चुके थे। ये रेजोल्यूशन जो है ये करीब 20 साल पुराना है, 20 साल से भी 30 साल पुराना है। उसके बाद काफ़ी साल बीते, किसी ने कहीं पीओके का जिक्र नहीं किया। ये पीओके के बाद जो है 10 साल में 2014 के बाद हमारे डिबेट में वापस आई। इसका भी आप महत्व पहचान लीजिए कि देश का मूड बदला है, देश की सोच कुछ अलग है, देश का आत्मविश्वास कुछ अलग है, और यंगर जनरेशन को पता होना चाहिए कि पीओके जो है ये हमारी क्या गलतियां थी, कि जब हमारे फौज जो है उस समय 1948-49 में हमारा एक युद्ध में अपर हैंड था, तब भी हम यूएन क्यों गए, यूएन ने हमें धोखा कैसे दिया, हम किसका निर्णय था कि हम यूएन जाए? पंडित नेहरू का था। किसने कहा कि नहीं जाओ? सरदार पटेल ने कहा कि नहीं जाओ, कि वो निष्पक्ष नहीं है, कि वो उनका अपना इंटरेस्ट है, आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ एक किस्म से बाकी वो ऐसे देश हैं, ऐसे ताकतें हैं जो पाकिस्तान का पक्ष लेंगे। इस चेतावनी के बाद तब भी हम लोग गए।
वाई भारत मैटर्स में आपने इस पर काफी लिखा है और आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर बी.आर. अम्बेडकर सबकी डॉक्ट्रिन्स को कोट करते हुए कहा है और उस पर आपका नजरिया ये कि नेहरू वॉज वेरी कोजी अबाउट चाइना, यानी वो बहुत रोजी रोजी इज द करेक्ट वर्ड, रोजी अबाउट चाइना। और एक नोट में उन्होंने वापस सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा था कि जो शक आपका है वो गलत है, और वो ट्रेडिशन कंटिन्यूज टू दिस डे इन कांग्रेस पार्टी। कैसे? बट यू फिनिश कैसे? तो मेरा सवाल वहीं से आता है कि आप इस तरह का इशारा कर रहे हैं कि चीन को लेकर बहुत लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी नेहरू जी की थी, ऐसा आपने कहा है, तो उसको आप जस्टिफाई करें। और मौजूदा वक्त पे भी चीन को लेकर बहुत सारे प्रश्न चुनावी मुद्दा बन रहे हैं विपक्ष की तरफ से, दोनों पर आपका जवाब। देखिए, जो चीन का विषय जो है, हम जो हैं 1947 में आज़ाद हुए, 2 साल बाद चीन में चाइनीज़ रेवोल्यूशन आया, वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई। तो जो अंजना जी जो बात कर रही है, मेरे किताब में लिखा है कि 1950 में हमारे यहाँ भारत सरकार में, यहाँ पीछे हमारे पीछे ये डिबेट हुआ कि चीन के बारे में हमें क्या नीति अपनाना चाहिए। तो इसमें सरदार पटेल ने पंडित नेहरू को लिखा कि देखिए, चीन जो है, चीन की नीयत जो है हमारे बारे में इतनी सकारात्मक नहीं है और हम आश्वासन देते जाते हैं, पर हमें नहीं लगता कि वो हमारे बारे में इतने पॉजिटिव हैं। और आज भारत के लिए एक नया खतरा है कि हम 2 फ्रंट, माने पाकिस्तान भी एक फ्रंट और चीन का भी एक फ्रंट, तो हम 2 फ्रंट सिचुएशन में, और इसीलिए हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। और उस समय जो MEA में और जो हमारे जो एम्बेसडर थे चाइना में, उनके बारे में उनकी सोच थी कि वो बहुत ही आइडियलिस्टिक, बहुत ही रोजी पिक्चर जो है पेंट कर रहे हैं। अब पंडित नेहरू का जवाब ये था कि आप ज़्यादा ही शक करते हैं, चीन से ऐसा कोई खतरा नहीं है, और चीन जो है, आप ये आइडिया कि वो हिमालय पार करके भारत पे कुछ आक्रमण करेगा, ये तो असंभव है। हुआ 62 में, पर 12 साल पहले उन्होंने कहा ये असंभव है। तो जो शुरू से चीन के बारे में भारत सरकार में भी, हमारे राजनीति में भी 2 राहें हैं, 2 ये विवाद जो है तब से चल रही है। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, आज के दिन इसको ले आएंगे। अब देखिए बीच बीच में क्या हुआ। 2006 में हम, उस समय की सरकार ने ये चीन को ये माने इनकी ये परिभाषा थी कि चाइना इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब ये आपके पड़ोसी हैं जो आपके ज़मीन पे अपना क्लेम रख रहे हैं, इनको आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं। उस समय ये भी ये डिसाइड हुआ कि हमें जो है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, तो चलो ये भी करते हैं। बहुत लोगों ने विरोध किया इसका, सरकार के अंदर भी विरोध किया, तभी ये डिसाइड तो हुआ था। और उस समय ये फैशन में आया, ये एक नया शब्द जो है, आज के एक कांग्रेस नेता है जयराम रमेश जी, उनका एक नया शब्द था, उन्होंने शब्द ये नया बनाया, चिंडिया, चाइना का चिन और इंडिया का डिया। ओके, हम इतने नज़दीक हैं, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है और कि हमें मिलजुल के दुनिया के साथ चिंडिया के रूप में हमें दुनिया के साथ डीलिंग करना होगा। आज भी हम डबल स्पीक की बात कर रहे हैं, आज भी आप देखिए देश के अंदर वो चाइना का विषय उठाते हैं, बाहर जाकर देखिए चाइना के बारे में कितनी पॉजिटिव चीज़ कहते हैं। जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज गए थे, आप उनका चाइना लेक्चर देखिए, चाइना की बहुत तारीफ कर रहे थे वहाँ। तो ये डबल स्पीक जो है, ये माने एक किस्म से कांग्रेस पार्टी को ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि पार्टनर हैं DMK, उनसे भी सीखा होगा। हाँ, चाइना का काउंटर जिस तरीके से हमने पिछले कुछ सालों में किया है, अगर हम 2 बड़े विवाद भी देख लें, डोकलाम और गलवान, उन सारी चीजों के बीच चाइना कुछ इरिटेंट्स उसकी तरफ से हमेशा रहते हैं, अरुणाचल मत जाओ, वहां के नाम बदल देंगे। क्या हम एक पॉलिसी के तौर पर वाकई अक्सई चिन को उसके ओरिजिनल नाम से बोलने का, मतलब चीन के दिए हुए नाम की जगह ओरिजिनल नाम से बोलने के बारे में सोच सकते हैं कम से कम? देखिए, मुझे इस समय कहना उचित नहीं होगा, पर
मैं ना कहने का मतलब भी आप समझ लीजिए, हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सर विपक्ष बहुत टोकता है इस सवाल पर। वो कहते हैं कि जब बात पाकिस्तान की होती है, उरी होता है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, जब पुलवामा होता है तो हम एयर स्ट्राइक कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि शक्तिमान बन जाते हैं हम जब पाकिस्तान का मुद्दा होता है, लेकिन जब चीन का आता है तो हम गंगाधर बन जाते हैं। हम उसमें अरे कहते हैं कि नहीं नहीं, आप नाम बदल दे। नहीं 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 आप ये नहीं विपक्ष नहीं का नहीं आप देखिए गंगाधर बन जाते हैं तो ये बताइए, आज चीन हमारी सीमा में 2000 क्योंकि ये इस राउंड जो तनाव जो चल रहा है, ये आपको याद होगा, ये कोविड लॉकडाउन के समय में शुरू हुआ था। हो सकता कि किसी के मन में हो कि लॉकडाउन, भारत में लॉकडाउन है तो ये लॉकडाउन के कारण ये कुछ कर नहीं पाएंगे, हो सकता है, मुझे पता नहीं, उनकी सोच वही जानते हैं। लॉकडाउन के बावजूद उस समय कुछ ही दिनों में हम लोग जो हैं हजारों में हमारे जवान वहाँ गए। माने इतनी बड़ी मूवमेंट हुई कि मैं कहूँगा युद्ध के समय में भी इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती। और जब आप कहते हैं कि हम चीन के बारे में हमारी नीति क्या, हमारी नीति है वो जवान जो खड़े हैं वो किसके ऑर्डर पे खड़े, जो गए हैं, जो हमारी टैंक्स जो गई हैं, जो फाइटर प्लेन्स की डिप्लॉयमेंट हुई है, जो आर्टिलरी वहाँ गया है, किसने भेजा है उसको? विपक्ष ने तो नहीं भेजा ना। तो आप देखिए कि आज जो है चाइना जो है हमें सीमा पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और हम जो है इसमें हमारी सोच जो है बहुत क्लियर है कि हम किसी भी हालत में हम इसका काउंटर करेंगे। और हम 2020 से हमारी उनके साथ नेगोशिएशन चल रही है। अभी कुछ विषय हैं, वो नेगोशिएशन ख़त्म नहीं हुआ, 2 बड़े विषय हैं, कुछ पेट्रोलिंग का है और कुछ जो है कि क्योंकि हमारे बीच में 4 या 5 एग्रीमेंट थे कि सीमा पे बड़ी संख्या में फौज नहीं ला सकते, ये लिखित में है। इसका कुछ नंबर भी दिया कि 5000 से ज़्यादा नहीं आ सकते, और बड़े तोप वगैरह जो वो आयुध नहीं ला सकते, हथियार नहीं ला सकते। तो इसका उन्होंने उल्लंघन किया। तो जो अभी जो चीन के साथ जो बातचीत चल रही है, ये इन दोनों विषय पे चल रही है कि हमें दोनों को जो पेट्रोलिंग का हक जो होता है, क्योंकि ये पेट्रोलिंग रोकना जो है तुरंत तनाव पैदा करता है। क्या 2024 का जो ये लोकसभा चुनाव है, क्योंकि G20 का सफल आयोजन है, G20 पता ही नहीं होता था किसी को कि G7 G20 क्या है, क्या विदेश नीति अहम है 2024 के चुनावों में एक मुद्दे के तौर पर? देख, मुझे लगता है कि, और आप ही लोग इस पे, आपकी भी कुछ राय होगी इस पे, मुझे लगता है कि विदेश नीति का महत्व पब्लिक जरूर पहचानती है। क्योंकि आपने G20 का जिक्र किया, पर मैं कहूँगा जैसे अब ये ऑपरेशन गंगा था यूक्रेन में, तो ये ऑपरेशन गंगा जैसे घटना जो है, ये जरूर पब्लिक के मन पे इसका असर होता है। या जैसे मैंने कहा कि हम जो है कोविड के समय में, महामारी के वक्त, हम बहुत देशों को हम जो है वैक्सीन और दवाई दे पाए। इसका भी जो भावनाएं जो इसके कारण जो उभर के आए, ये भी देश में लोग जानते हैं। बहुत सारे प्रश्न रूस यूक्रेन की जंग के बीच में रूस से तेल लेने को हुआ, और उस समय आपने पोजीशन समझा दिया कि भारत एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी जो स्थिति है अपने फायदे के लिए काम करेगा। और सब बच्चे इसी पे सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश हुए थे। कितने बच्चे इस बात पे बड़े बड़े खुश हुए थे? ये देखिए, सबकी बहुत खुशी हुई थी कि इंडिया इज असर्टिंग इटसेल्फ। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या 2014 के बाद ये एक रणनीतिक फैसला है भारत के विदेश मंत्रालय का कि जो देश एक सेक्युलर देश के रूप में पहले जाना जाता था, ये कई एक्सपर्ट्स मानते हैं, वो अब अपनी पहचान एक हिंदू सभ्यता के तौर पर कर रहा है, और एस जयशंकर विदेश मंत्रालय के एक ऐसे मंत्री हैं जो भारत में जो राष्ट्रवाद है उसके चेहरे बनकर चुनावों के वक्त जगह जगह अब आपको भी चुनावी प्रचार के लिए भेजा जा रहा है? क्या इस बात में दम है? नहीं, देखिए, राष्ट्रवाद होना कुछ गुनाह तो नहीं है ना। माने कौन राष्ट्रवाद नहीं होता? तो आज देश का मूड भी देखिए कि हम जो आप, क्योंकि आप 14 की बात कर रहे थे, क्या होता है कि कभी मूड जो है
लीडर को आगे बढ़ाता है। कभी लीडर जो है अपने विजन, अपने प्रोग्राम, कार्यक्रम, अपने डिलीवरी के थ्रू देश का मूड वो भी एक किस्म से शेप करते हैं इसको, तो उनका एक डायनामिक होता है। तो मुझे लगता है जरूर, मैं खुल के कहता हूँ कि आज जो है भारत और नेशनलिस्टिक है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें कोई शर्माने की बात है। हमें तो बहुत गर्व के साथ कहना चाहिए। अगर मैं तो कहूँगा कि अगर मैं खुद विदेश नीति का पिछले 70-80 साल के ऑडिट करूं, तो मुझे अगर कहीं कमी दिखाई देती है, ये दिखाई देती है कि हम लोग जो हैं अपने हित को सामने नहीं करते। कि कभी कभी हम, जैसे मैंने कहा कि इतने रोज़ी हैं कि भाई पहले चीन को, पहले आप पहले सिक्योरिटी काउंसिल में घुस जाइए, उसके बाद मैं आऊँगा। आपको कहने की क्या ज़रूरत थी? अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री होता, मुझे तो अपने देश के बारे में सोचना है ना। पर सर, आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे देश हमारे अंदरूनी मामलों में बोलने की हिम्मत रख पा रहे हैं? हालांकि बहुत कड़ा रुख भारत की तरफ से रखा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का मामला आया तो अदालत में होने के बावजूद जर्मन दूतावास से बयान आ गया, आपका अमेरिका की तरफ से बयान आया। नहीं, देखिए ऐसा है, ये दूसरों के अंदरूनी विषय पर टिप्पणी करनी जो है, ये कोई नई बात नहीं। ये लोगों की पुरानी आदत है, बुरी आदत है। खाली फर्क ये है, एक जमाना था लोग कहते थे और हम झेलते थे। अब वो जमाना बंद हो गया, जमाना बदल गया। तो एस जयशंकर जी, आप शुरू से ऐसे ही थे या 14 के बाद ऐसे हो गए? किस विषय में? ये चाहे यूरोप को सुनाना हो, अगर रूस से तेल लेने पर खरी खोटी सुनानी हो, अमेरिका को या जर्मनी को आईना दिखाना हो अगर वो भारत के अंदरूनी मामले पर हो रहे हैं, तो ये अंदर से ये पहले से था या 14 के बाद? नहीं, देखिए थोड़ा बहुत तो सबके अंदर पहले से होता, अगर नहीं होता तो ये डेवलप होता है। हाँ। तो मेरे बारे में एक किस्म से जो आपने कहा कि राष्ट्रवादी हैं, जो हमारा जो वातावरण घर में भी नेशनलिस्टिक, मैं कहूँगा कोई पार्टी आइडियोलॉजी नहीं थी, पर नेशनलिज्म का माहौल था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी भी गया, मैं पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद मैं जेएनयू गया, तो हम लोग जो थे, हम पहली पीढ़ी थे जिन्होंने लेफ्ट का विरोध किया जेएनयू में, और हम कम्युनिस्टों को एक बार हरा भी पाए 1974 में। तो अगर आप पूछ रहे हैं मेरे से कि आप शुरू से ये नेशनलिस्ट थे, हाँ, क्योंकि ये अपब्रिंगिंग थी मेरी। मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, वो मुझे मंत्री कभी नहीं बनाते, पर अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आता। तो मुझे लगा कि ऐसे लीडर हैं, ये अगर इनके साथ इनके हाथ मजबूत न करें, ये अवसर खो दे, तो मैं बाद में, ठीक है पैसे बनेंगे, कहीं रिटायरमेंट के बाद मैं भी सोचूंगा यार एक मौका था, मैंने खो दिया इसको, मैं जुड़ जाता तो देखिए मेरा भी कुछ आइडियाज, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था। अब अपने अगले प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की और यहां तक कह दिया कि आप पॉलिटिक्स में इसलिए आए हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है और उन्होंने आपको ये मौका दिया। अगला प्रश्न ये है कि क्या वही मोदी ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद है जिसकी वजह से गार्डियन की रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान में भारत के इशारे पर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के इशारे पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रही है? प्रश्न का पहला हिस्सा ए, क्या हमारे विदेश मंत्री इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत की तरफ से इस तरह से जो संदिग्ध हमारी नजर में आतंकी थे या जो भी थे, उनकी वहां पर हत्या की गई है? दूसरा हिस्सा, विश्व जब इस ऐसे मुद्दों पर प्रश्न उठाता है और बात करता है, इसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कहता है, तो उनको आपका जवाब क्या होगा? बी, देखिए, एक तो कोई भी सरकार ऐसे विषयों पे, क्योंकि जो गार्डियन की स्टोरी जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड स्टोरी है जी, तो आप ये भारत सरकार के बारे में नहीं, कोई भी सरकार अगर आप उनसे पूछें कि आप इंटेलिजेंस बेस्ड स्टोरी पे आप औपचारिक स्तर पे कुछ कमेंट करिए, वो नहीं करते, ये कोई भी सरकार नहीं करती। पर जो जिस वहाँ अगर कुछ घटनाएं हुई हैं और इसके बारे में आज कुछ इंटरेस्ट है, तो आप ये भी सोचिए अगर बुरे लोगों को कुछ बुरा हो जाता है तो हो सकता है कि उनका कर्मों का फल हो। अब लोगों ने तो कहा कि सरकार के विरुद्ध नहीं, सरकार के पक्ष की स्टोरी ये हुई है। हाँ,
मैंने विरुद्ध नहीं कहा, ना विरुद्ध कहा सरकार ना के विरुद्ध नहीं, सरकार के पक्ष की स्टोरी है ये। नहीं, मैंने ना विरुद्ध कहा ना पक्ष कहा। मैंने कहा कुछ भी स्टोरी इंटेलिजेंस बेस्ड स्टोरी होती हैं तो कोई भी सरकार फॉर्मली इसको कभी इस पे कमेंट नहीं करती। तो आप जितना भी कोशिश करें, मैं इस पे फॉर्मली नहीं करूंगा। विश्व मित्र की बात आपने अपनी किताब में भी की है। मेरा सवाल आपसे यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की पोजीशनिंग एक विश्व गुरु के तौर पर कर रहे हैं, विकसित भारत की बात 2047 के लिए कहते हैं, विश्व मित्र की बात हो रही है, लेकिन क्या मालदीव्स के साथ जो हुआ वहां पर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि चीन को लेकर उसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई और हमने एक जिसके साथ ठीक संबंध थे एक ऐसे देश को खो दिया अपनी लिस्ट से? नहीं, देखिए, कोई भी देश पड़ोसी को खोता नहीं है। पड़ोसी पड़ोस होता है, पड़ोसी पड़ोसी होते हैं। राजनीति भी राजनीति होती। तो हर देश में क्या होता है कि उनके यहाँ अपनी राजनीति होती है। राजनीति के कारण कभी कभी नीतियों में कोई बदलावट होता है, कोई कुछ आज की शासन कुछ कहती है, कल की कुछ और कहती है, ये होता रहता है। ये इतना, माने अगर आप देखें, इसके पहले भी मैं यूपीए के समय की बात कर रहा हूँ, उसके बात वहाँ तक पहुँच चुकी थी कि एक भारत की कंपनी थी जो एयरपोर्ट चला रहे थे, उनको छोड़ के निकलना पड़ा। तो ये नहीं है कि वहाँ ऊपर नीचे नहीं गई है, ये होता है। हमें इसकी प्लानिंग करनी चाहिए और हम करते भी हैं। तो मैं देखिए, मैं इस ऐसी चीज़ों पे मैं घबराता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये पड़ोसी देश है, इनके साथ मुझे पता कि वहाँ पब्लिक की भावना क्या है। पब्लिक चाहती है कि भारत के साथ मित्रता के संबंध रहें। और अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें, ये वही देश है जो अपने रोज के जो डेली नेसेसिटीज़ के लिए, अगर उनको पत्थर चाहिए, रेत चाहिए, खाने पीने का सब्जियां चाहिए, ये सब भारत से इंपोर्ट करते हैं। उनके यहाँ से इतने लोग मेडिकल के लिए आते हैं। तो ये कूटनीति में क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पॉलिटिक्स जो है आपके खिलाफ या आपके साथ नहीं होता। तो हमें जो है इसको उस समय मैनेज करना होगा। और मुझे लगता है कि उनके यहाँ ये समझ आएगी कि इस रिश्ते का महत्व क्या है। ये दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है कि रिश्ते बिगड़े, और मुझे विश्वास है कि मैं उनको ये समझा पाऊंगा। सर, विपक्षी दल कहते हैं कि आप लोग एक तरफ कहते हैं कि दुनिया में भारत का वर्चस्व हो रहा है, दूसरी तरफ ये सबसे बुरा दौर है पड़ोसियों से रिश्तों का। ये विपक्षी दलों के सचमुच इसमें वो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, श्रीलंका से बिगड़ते रिश्ते। पाकिस्तान का तो उनका वो तो चाहते हैं अच्छे संबंध हो और हम सब चीज सह लें। सर, अमन की आशा तो अब इतिहास हो गया, उसे छोड़ दें क्योंकि पाकिस्तान ही इररिलेवेंट हो गया है अब। लेकिन चीन के साथ रिश्ते, नेपाल का झुकाव चीन की ओर, आपका म्यांमार और अब बॉर्डर पर वो फेंसिंग की बात जो आ गई है, आपका श्रीलंका, मालदीव्स, इन सारी चीजों का जिक्र करते हो, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, आप चलिए यही देश एक राउंड लेते हैं हम। मालदीव्स की आप बात कर रहे थे। यूपीए के समय में क्या हुआ? एक भारतीय कंपनी को एयरपोर्ट छोड़ना पड़ा। और रिश्ते, अगर आपको लगता है कि आज रिश्ते मुश्किल है, उससे तो खराब उस समय थे। श्रीलंका में क्या हुआ? अगर चीन ने हम्बानटोटा बंदरगाह बनाए, किसके समय में बनाए? उन्होंने हमें पहले ऑफर दिया था, उस टाइम की सरकार ने इसको मना किया था, उसके बाद चीन आई थी वहाँ। तो अगर आज चीन की पोजीशन श्रीलंका में है, किसके कार्यकाल में यह हुआ? फिर आते हैं बांग्लादेश, उसको नहीं भूलिए आप। बांग्लादेश में 2014-15 के पहले आप जानते हैं, एक तो बॉर्डर हमारा अनसेटल था और वहाँ से आतंकवाद जो है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट में तबाह मचाते थे। अब म्यांमार का देखिए, म्यांमार में उस समय मिलिट्री गवर्नमेंट थी, उग्रवादी थे वहाँ, और वहाँ जो नारकोटिक्स और बाकी जो गैर कानूनी गतिविधियाँ जो हैं वो होती रहती थी। अब नेपाल पे भी आए। देखिए, नेपाल में ये कहना कि नेपाल चीन की तरफ, मैं खुद नेपाल गया हूँ, मैं जनवरी में था वहाँ। नेपाल ने ये हमारे साथ अग्रीमेंट किया है कि वो अभी जो सालों से ये बातचीत चल रही थी कि नेपाल भारत के लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर हो सकता है, जो इस वहाँ उनके यहाँ
थोड़ा राजनीतिक शक था हमारे बारे में। अब उसको छोड़ के अब वो आगे आए हैं, उन्होंने अग्री किया है कि 10,000 मेगावाट साथ मिलके हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं तो उल्टा कहूँगा कि अगर आप पड़ोस में देखें, अब मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान अलग है, अब ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पाकिस्तान को के गले लगाना चाहती है, वो उनका हक है, उनका विचार होगा। हम जो है, हमारे लिए जो है पाकिस्तान अलग किस्म से पड़ोसी है, क्योंकि वो एक पड़ोसी है, खाली एक है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है। और मुझे लगता है आप जो भी करें, कूटनीति के बहाने में हमें कभी टेररिज्म, आतंकवाद झेलना नहीं चाहिए। ये कम से कम इतनी तो हमें अकल होनी चाहिए। चलिए, इससे पहले कि मैं कुछ बच्चों के सवाल अब लूं, क्योंकि उनमें से कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपसे सवाल करने का, 5 लाइनों में भारत की आज विदेश नीति क्या है? भारत की जिस धमक की आप बात पूरे विश्व में करते हैं वो क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की अगर उम्मीद भारत रखे तो वो कब तक रखे? नंबर 1 मैं कहूँगा कि आज भारत जो है सचमुच विश्व मित्र, विश्व बंधु है। कि अगर आप देखें हमारी पहचान, हमारी प्रतिष्ठा, जो जिस नज़रिए से दुनिया भारत को देखती है, तो मुझे लगता है कि हर भारत का नागरिक जो है उसको गर्व होना चाहिए हमारे बारे में। और मैं ये भी कहूँगा कि जो आप यूएन की बात कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है, देखिए आप हिस्ट्री को रोक नहीं सकते। ये भारत जो है ये अब नंबर 5 इकोनॉमी है, नंबर 3 बनेगा, आबादी में नंबर 1 है। अगर आप कोई भी मेट्रिक यूज़ करें कि हमारी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल राजनीतिक इन्फ्लुएंस क्या है, मैं कहूँगा कि हिस्ट्री हमारे साथ है। ये बस समय बताएगा, पर मुझे पूरा विश्वास है इसमें हम जरूर सफल रहेंगे। मुझे लगता है सवाल अगर कुछ लोगों को पूछना है, अपना हाथ उठाइए, हम लोग चल के ही सवाल ले लेते हैं। मैं भी चलूं? किसको किसको सवाल पूछना है? आइए सर, आइए आइए, कम अलोंग। किसको सवाल पूछना है? प्लीज कम। इनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप यहाँ आ रहे हैं। किसको किसको सवाल पूछना है? एक एक करके सर को आने दीजिए, आमने सामने ही खड़े होकर बात कर लेंगे। हाँ आइए, प्लीज कम। सबसे अच्छा है, चलिए। गुड इवनिंग सर। आपका जो भी, आप किसी भी पॉडकास्ट पे जाते हैं या फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं कहीं भी, और फॉरेन मीडिया से बात करते हैं, तो वहाँ आप सबकी बोलती बंद कर देते हैं। तो आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बोलती किसी ने बंद कर दी है? कोशिश तो की है, कोशिश तो की है, पर देखिए अब क्या होता ना, जो भारत का विदेश मंत्री होता है, अब मेरे लिए 2 बड़े एडवांटेज हैं। एक कि मैं मोदी जी का विदेश मंत्री हूँ, और दूसरा मैं आप सबका विदेश मंत्री हूँ। तो जब मैं कहता हूँ मैं आई स्पीक फॉर 1.4 बिलियन इंडियंस, ठीक है, तो उसमें उसका जो साहस जो है उसको बंद करना बहुत असंभव है। ठीक है, इस तरफ का एक सवाल। प्रणाम जयशंकर जी, मेरा नाम सार्थक है, मैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में डिप्लोमेसी ही पढ़ रहा हूँ। मेरा सवाल ये रहेगा कि बहुपक्षीय संस्थानों जैसे यूएन में हम सिर्फ एक मल्टीलैटरल रिफॉर्म की बात नहीं करते हैं, हम और भी बहुत सारे, जैसे WTO में भी हमारा एंगेजमेंट आजकल एक ऐसा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी आज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कौन और रिफॉर्म्स पे फोकस करेंगे एक्सेप्ट यूएनएससी? नहीं, देखिए मैं कहूँगा हम यूएन की रिफॉर्म की बात करते हैं क्योंकि यूएन जो है, और खासकर सिक्योरिटी काउंसिल, दुनिया की राजनीति के एक किस्म से इसकी केंद्र बिंदु है। तो जब तक आप सेंटर को रिफॉर्म नहीं करेंगे, बाकी जगह मैं नहीं कहता कि बाकी जगह नहीं करना चाहिए। WTO है, ILO है, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हमें नए ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाने चाहिए। ये नहीं कि हम पुराने ही चलाते जाए। जैसे हम लोगों का प्रस्ताव था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाए, या डिजास्टर रेजिलिएंट का करें, या ऐसी चीज़ जैसे अब बिग कैट अलायंस। तो हमें भी अब समय आ गया है कि भारत शुड नॉट बी अ रूल टेकर, भारत शुड ऑल्सो बी अ रूल मेकर। वाह, चलिए आपका सवाल। नमस्कार जयशंकर जी, मेरा नाम रिया बेलवाल है। मेरा सवाल आपसे ये था, जैसे मोदी जी का कहना है ये कर्तव्य काल चल रहा है, तो आपका इस पे क्या टेक है? क्या 2047 तक अखंड भारत एक रियलिटी बन सकता है?
देखिए 2047 तक जो जो मैं कहूँगा राजनीतिक एक किस्म से प्रेडिक्शन देना मुश्किल है। जो आजकल जो हम विकसित भारत की जो बात करते हैं लोग अनुमान लगाते हैं और माने डेटा के बेसिस पे लगाते हैं कि हम जो हैं 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेंगे। अब ये समझिए 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का इन्फ्लुएंस अगल बगल में क्या होगा। कहीं आपके प्रश्न का उत्तर वहाँ कि इतना इन्फ्लुएंस होगा, आप ही सोचिए। सर एक और अनुमान वाला सवाल है इधर। और एक सवाल इसमें ऐड कर दे रही हूं मैं। दरअसल बच्ची की भावना ये है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे खूब लिखते हैं कि अगर मोदी जी फिर आएंगे तो पीएके को लाएंगे। यही है ना आपकी भावना? अखंड भारत से ये मतलब है। हाँ नहीं मुझे समझ आ रही। तो मेरा आपने प्रश्न भी पूछा, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए जो पिछले साल में कम से कम देश में देखिए इनको किसी ने कहा नहीं, इनके खुद अंदर से आए। जी 10 साल पहले अगर हम मिलते ये पीओके का सवाल भी नहीं उठाते। ये चेंज आ रहा है पर चेंज एक दिन में नहीं आता, ये होता रहता है, ये भावनाएं बढ़ती जाएंगी। चलिए अखंड भारत के अलावा सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहे हैं कि मोदी जी मम्मी मोदी जी ने वॉर रुकवा दी, तो क्या सच में मोदी जी ने वॉर रुकवा दी? हाँ ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद था उनके साथ। ये 2 बार हुआ। एक जगह थी खार्किव नाम का जगह था और एक जगह सुमी नाम का था। जो खार्किव में क्या हुआ कि हमें अपने बच्चों को शहर से निकाल के कहीं भिजवाना था और उस समय जब पूरा प्लान बना तो रूसी साइड से फायरिंग हुआ। तो उस दिन प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन को फ़ोन किया और कहा कि हम जो हैं हम उस दिशा में जा रहे हैं और आप अपने फ़ौज को कहिए कि वहाँ फायरिंग न करें। तो वहाँ फायरिंग जो है वो रूस के साइड से हो रहा था और उन्होंने उस समय फायरिंग रोक दिया। हमारे बच्चे जो हैं वहाँ गए, वहाँ से पिकअप हुए, वहाँ से बस में बिठा के वो उनको बाहर ले आए। जो हम जो नॉर्मली जो कहते हैं कि लड़ाई रुकवाना जो है वो दूसरी घटना थी। वो एक शहर था सुमी, जहाँ हमने बहुत प्रयास किया पर फायरिंग चलता गया तो बच्चे भी निकलने के लिए तैयार नहीं थे। एक बार वो हमने कहा उनको आज ठीक है क्योंकि हमें आश्वासन दिया गया था। वो हॉस्टल छोड़ के, वो बेसमेंट में थे, हॉस्टल छोड़ के बस में भी बैठे और फिर से फायरिंग शुरू हो गई। तो घबरा के वो स्वाभाविक है वो वापस गए। फिर उन्होंने कहा, हम लोग बात कर रहे थे उनसे फ़ोन पे, तो उन्होंने उस समय कहा कि देखिए फायरिंग हो रही है, हम तो निकलने के लिए तैयार नहीं है, हमें आप ये विश्वास भी नहीं है कि ये नहीं रुकेगा, आप लोग आइए हमें यहाँ से ले जाइए। तो उस समय क्या हुआ कि हम यहाँ से हम लोगों ने 2 बहुत सीनियर ऑफिसर, मैंने पूछा हमारे जो साथी जो हैं कि कौन जाने के लिए तैयार है, मैं कहूँगा सब लोग जाने के लिए तैयार थे। तो 2 सीनियर लोग जो हैं वो यहाँ से सुमी तक गए और जब वो वहाँ जिस दिन वो पहुँचे उस समय प्रधानमंत्री जी ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी बात की। उनको कहा कि देखिए हम इनको निकालने वाले हैं, तो आप हमें अपने लेवल पे वचन दीजिए कि फायरिंग बंद होगा और हमें आप एक अग्रीड रास्ता बताइए, क्योंकि ये नहीं कि फायरिंग बंद करो पता नहीं कोई बीच में कोई गोली चला लेगा। तो हमने बैठ के ये भी तय किया कि किस रास्ते से वो आएंगे। तो ये मैं खुद साक्षी हूँ। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे हैं जो सवाल छोटे छोटे सवाल जी तो सर जैसे कि हमने अभी देखा है कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर के दौरान भी इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा, सेम था रशिया यूक्रेन के दौरान भी। तो क्या भारत अपना एक फ्रंट लाइन बना रहा है, वेस्टर्न हेजेमनी को डिक्लाइन करने की कोशिश है? नहीं, देखिए ये अलग विषय है। यहाँ जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध जो चल रहा है, हमारा विचार है और ये प्रधानमंत्री ने पब्लिक में रखा है कि हम शांति के पक्ष में हैं। हमें लगता है कि आप युद्ध के मैदान में इसका सलूशन नहीं निकाल पाएंगे। 2 साल पहले जब हम लोग ये कहते थे, हमारी आलोचना होती थी, खासकर पश्चिमी दुनिया में हमारी आलोचना होती थी। अब जो है दुनिया
उसी सोच पे आ रही है कि कहीं ना कहीं कुछ डायलॉग और डिप्लोमेसी होना चाहिए। अभी तो यूक्रेन के विदेश मंत्री आए थे पिछले महीने, और यूक्रेन भी चाह रहा था कि आप सब लोग बैठ के कुछ बात करें। अब इतना आसान नहीं है, पर कम से कम अब फिर से डायलॉग और डिप्लोमेसी की तो बात हो रही। जो इजराइल और गाज़ा जो वहाँ जो लड़ाई जो हो रही है, वहाँ देखिए अलग अलग विषय हैं। एक तो आतंकवाद का विषय, जो अक्टूबर 7 जो इजराइल में हुआ वो आतंकवादी घटना था, और हमें जो है इसको किसी भी कारण हमें इसको एक्सक्यूज नहीं, बहाना नहीं ढूंढना चाहिए, इसको हमें जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अब आतंकवाद हुआ, जो आतंकवाद जो उसका जो शिकार है वो तो उसका जवाब जरूर देगा, और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। अब जो है हमारी पोजीशन है कि अगर वहाँ जो भी हो सिविलियंस का ख्याल रखना चाहिए, जो सिविलियन, क्योंकि इतनी संख्या में हैं लोग, उनके लिए कम से कम जो ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई वहाँ देना चाहिए। और अंत में अगर आपको इसको परमानेंटली सेटल करना है तो ये पैलेस्टीन का विषय जो है, मुद्दा जो है कि पैलेस्टीनियों के लिए कुछ तो करना चाहिए, और ये सालों से ये हम सब लोग मान चुके हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। मुझे लगता है आज कौन ज्यादा किसको प्रभावित कर रहा है गेस करना मुश्किल है। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन दिस इज अ फर्स्ट, शायद पहली बार किसी विदेश मंत्री ने जनता के बीच में जाकर सवालों का जवाब दिया है, और इसके लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। आपसे ये लोग ज्यादा प्रभावित हुए कि आपको भी इनके सवाल बड़े दमदार लगे? नहीं, देखिए मैं जो है ये चीज, मैं सोशल मीडिया जंकी हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे सोशल मीडिया से बहुत आइडियाज भी आते हैं कि लोग कमेंट करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर जो कभी फ्रेश थिंकिंग होती है, कभी लोग कहते हैं आपने इसको क्यों नहीं ट्राई किया, या आप इस पे थोड़ा नरम होइए, थोड़ा सख्त होइए, तो मैं पब्लिक का फीडबैक लेता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि फीडबैक देंगे तो एस जयशंकर नहीं, और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक चुनौती आपको मिली है कि आप चुनाव लड़िए आकर, आपकी पब्लिक डीलिंग ऐसी है कि आप जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। तालियों के साथ धन्यवाद कीजिए आज सर का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद विदेश मंत्री जी तमाम सवालों के जवाब। थैंक यू।